सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 to 1 हर आदमी तख्ती लेकर आ जाता है, क्या तरीका है ये? Sir, question number 121. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर माननीय सदस्य, The SHG has been a great movement and a game changer for most women in this country. How, in a very comprehensive and a detailed reply, I would like to ask the Honorable Minister that a lot of innovation has been done in schemes, but on the field, even today, we do realize that self-help group is a great movement, women do come together. But today, access to banking and marketing has still a big challenge for most women. And there is a lot of incubation, technology being done, innovation being done. So what innovation, banking linkages and marketing intervention is the government doing in this new 21st century demands of the market? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और माननीय सांसद जी ने स्वयं सहायता समूह की बहनों की स्वयं तारीफ की है। 2014 के बाद से स्वयं सहायता समूह की बहनों को जिस तेज गति से उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है, अभी आपने देखा होगा कि स्वयं सहायता की समूह की जो बहनें हैं, घर से कभी निकलती नहीं थी, आज वो मार्केटिंग कर रही हैं। और माननीय सदस्य का जो सवाल है, उस सवाल का जवाब ये है कि हम लोग उस दिशा पर काम कर रहे हैं। और एक CHG की जो बहनें हैं, उसमें 2013-14 के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, बहनों को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा पर बजट में 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख तक का लोन कर दिया है। और आज मैं ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो NPA था बहनों का, वो कम हुआ है और समय पर लोन लेकर के समय पर भर भी रही हैं। रही मार्केटिंग की बात, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे संसाधन जुटेंगे, हम बहनों को मार्केटिंग भी देंगे और बाहर भेजने की जो बात रही, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? My second question is that in the NRLM, there has been a tie-up with the World Bank for digital training of women. So what specific intervention is the government doing for digital literacy of women? Because the World Bank agreement has been done, but on the field, Mavim does work, banks are given targets so that SHG women get digitally literate. But that is not the ground reality. So what specific intervention is the government doing for digital work and training for digital literacy of women in the self-help groups? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है कि डिजिटल, और मैं आज कह सकती हूँ कि हमारी ये समूह की बहनें बैंक सखी भी हैं। डिजिटल की इतनी पहुँच हुई है कि बैंक सखी बन करके समूह की बहनों का लेन देन वहीं कर रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि आज डिजिटल का युग है और उस दिशा पर सरकार काम कर रही है। मैं यदि बताना चाहूँ तो स्टार्टअप, आप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परियोजना, न्यूनतम 1 लाख से 1 लाख तक हम लोग उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी दिल्ली में जो एक सरस मेला लगा था,
उसमें अधिकतर महिलाओं ने डिजिटल ही लेन देन किया है। ये एक खुशी की बात है कि बहनें इस दिशा पर काम कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें के सुप्रिया सुले जी ने 2 विषय को रखा है। आप पूरा जवाब मत दो, या तो पूरा जवाब आप ही दे लेते। आप हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। कुलदीप राय शर्मा जी, कुलदीप राय जी, बीवी सत्यवती। Thank you, Speaker sir. Speaker sir, the e-commerce company Flipkart has signed an MOU under the Flipkart Samarth program with the Ministry of Rural Development of Government of India. So, Speaker sir, my question to the Honorable Rural Development Minister: can the Minister of Rural Development state what capacity building activities and rural produce are promoted by Flipkart to encourage the self-help groups in the country? Thank you very much, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नवंबर में ही हम लोगों ने समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। उसके द्वारा लेन देन होगा, क्योंकि अभी महिलाओं का ये ग्रुप है, अभी बाहर जाने में अक्षम है, लेकिन हम लोग इस समझौता कर रहे हैं जिसकी माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वो अभी कार्य पर है और समझौता भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि 13 लगभग समूहों ने उस पर अपलोड किया है। श्री महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Sir, as a follow-up to the question on the e-commerce, sir, is there any plan by the ministry so individual self-help groups across states, without going through the central portal, at a district level, will be able to tie up with local companies to sell these self-help products throughout the country with help from the center? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर में मैं थोड़ा सा आपके इजाज़त लेकर के कहना चाहूँगा। जब 2014 में हम देश में आए थे तो मोदी सरकार ने उस समय केवल देश में 2.35 करोड़ महिलाएं थी और 80,000 करोड़ बैंक लिंकेज था और 9.89 था उसका एनपीए। लेकिन आज देश के अंदर में 8 करोड़ से भी अधिक महिलाएं जुटी हैं। 73 लाख में ग्रुप हमारे हुए हैं और 4 लाख करोड़ से अधिक है। अब मेरा टोटल जो डीबीटी के माध्यम से वो भी होता है बैंकिंग और लिंकेज जोड़ने का सवाल जो माननीय सदस्य ने रखा है, हम केवल फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि कई राज्यों ने अमेज़न से, हर राज्यों ने अपने अपने ढंग से ई मार्ट कॉमर्स से लेकर के सरस मेले से लेकर के और उसके हाट भी बना रहे हैं। लगभग 1200 हाट अभी चल रहे हैं देश के अंदर में और आने वाले दिनों में मेरा लक्ष्य है कि महिलाओं की आमदनी साल में 1 लाख कैसे हो, डिजिटल ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंसी के तहत डिजिटल ही होगा, यही हमारा लक्ष्य है। श्रीमती गीता विश्वनाथ। Sir, whether any special provision are made for developing the SHG women to become entrepreneurs, since the women self-help groups are getting high scale of finance between 10 lakhs to 20 lakh. Though the banks are basing on the corpus of the groups, if so, the details provisions made wise extent of subsidy, margin money, exemption of stamp duty, IT, GST, extra,
And I would like also know from the minister in the Andhra Pradesh government, our Chief Minister, Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy Garu started YSR Sunna Vaddi Padakam for providing zero interest loans for women in self-help groups. The scheme improves the financial condition of the SHG women along with social security. Sir, I would like to know from the Minister of Government whether the government process to frame any similar scheme at the level to provide zero interest loans for the self-help groups under National Rural Livelihood Mission. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, 1999 से ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत ये एसएचजी का प्रोग्राम चल रहा है। समय समय पर भारत सरकार अभी 250 जिलों में हम इंटरेस्ट सबमिशन 7% पर ऋण देते हैं और उसमें 3% इंटरेस्ट सबमिशन, और जिनको 12% पर मिलता है उसमें भी 5% देते हैं। कई राज्यों ने अपने अपने ढंग से योजना बनाया है और राज्य और केंद्र मिलकर के हम इस योजना को जनहित में उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं आज गरीबी में हैं, उन महिलाओं के लिए जिनको रोजगार गांव में नहीं है, उनको रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने 10 लाख से 20 लाख किया है क्रेडिट, और ये 20 लाख अकॉर्डिंग टू योजना जैसी जिनकी क्षमता होती है बैंकों से वैसा कारोबार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 CN अन्ना दुरई। क्वेश्चन नंबर 122 सर। माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य। Sir, Honorable Speaker, sir, supplementary question 1, sir. Will the minister appraise the number of participation SC, ST, OBC candidates in National Young Leader Program NYLP in Tamil Nadu since its inception, sir? अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सन 2014 के बाद से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि कैसे भारत को युवा भारत बनाया जाए, इंडिया को कैसे यंग इंडिया बनाया जाए, इंडिया को कैसे फिट इंडिया बनाया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत 2014 सन में की गई थी, और तब से लेकर आज तक नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम में तमिलनाडु के लगभग 3,29,241 युवाओं ने इसमें भाग लिया है, और इनमें से अनुसूचित जनजाति के 6,706, अनुसूचित जाति के 85,221, अन्य पिछड़े वर्गों के 1,40,508 एवं बाकी वर्गों के 95,870 युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, Sir, question number 2, sir. I would like to know how many NOLP activities has been held in Tamil Nadu and specifically Tirunnamalai, with the details of participation of SC, ST, OBC category females, and is there any proposal to restructure NOLP in the country and in Tamil Nadu? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि तिरुवन्नामलाई में नेशनल यंग लीडरशिप प्रोग्राम के शुरुआत से लेकर अब तक कुल 97 NYLP प्रोग्राम कराए जा चुके हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति की 498, अनुसूचित जाति के 981 और अन्य पिछड़े वर्गों के OBC की लगभग 1,788 महिलाओं ने भाग ली है। महोदय, और मैं सदस्य जी को ये भी बताना चाहूँगा कि NYLP कार्यक्रम को रिस्ट्रक्चर करने की वर्तमान में भारत सरकार की कोई इरादा नहीं है। श्री अनुराग शर्मा जी।
अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार में जवाब दिया है, पर मैं मंत्री जी से दो चीज़ें पूछना चाह रहा था, क्योंकि विशेष रूप से ये युवाओं का प्रोग्राम है और युवाओं को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मंत्री जी से जो सवाल है वो ये है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश का अलोकेशन और फंड यूटिलाइजेशन दोनों में ही कॉन्स्टेंटली गिरावट रही है, और विशेष रूप से मेरे सांसदीय क्षेत्र झांसी और ललितपुर जिले में कितने कार्यक्रम हुए और इन कार्यक्रमों में से क्या लाभ मिला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक झांसी में NYLP कार्यक्रम के तहत कुल 63 नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट आयोजित की जा चुके हैं और जिनमें कुल 3,588 युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सन 2014 से लेकर वित्तीय वर्षों 2020-21 तक कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित की गई थी, जिसके माध्यम से संसद महोदय की संसदीय क्षेत्र झांसी में 63 और ललितपुर में 49 नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कुल 13,44,000 रुपए खर्च किए गए हैं महोदय। प्रसून बनर्जी, क्वेश्चन। Namaskar. Thank you, sir. You have given chance to me. थोड़ा स्पोर्ट्समैन होके थोड़ा कुछ पूछते हैं मिनिस्टर से। किस लिए सर? मिनिस्टर को पूछते होगा फर्स्ट वन, हमारा मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किधर है? मणिपुर में जब फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने वो अभी तक हम लोग जानते चाहते हैं मिनिस्टर से हिसाब से जे वो बताना कैसे चल रहा और उसको बाद कितना डिस्ट्रिक्ट में कितना स्टेट में, जैसी केरला, जैसी बंगाल, जैसी मुंबई, जैसी यूपी, इसमें होना चाहिए हम लोग बताया था। और एक बात है जे स्पोर्ट्समैन को नीचे से उतारने के लिए सर कभी हम जो सुनते हैं, हम जो चाहते हैं सर, कैच देम यंग हम लोग बोलते थे, जे इधर में ऑल स्टेट में स्पोर्ट्समैन लोग को कैसे चलाया और खेलो इंडिया जो है उसको इधर में जे कितना हम लोग प्लेयर बनाए, कितना स्पोर्ट्समैन बनाए। इसीलिए हम हमारा मिनिस्टर भाई साहब को ये बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी किधर है, सेकंड है किधर आपका कैच देम यंग जो स्पोर्ट्समैन निकालेगा, कितना स्पोर्ट्समैन निकाला। इसी वजह से हम मिनिस्टर से आप सभी तरह से मिनिस्टर को हम बता रहा, वो हमको थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सांसद जी स्वयं फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी रहे और खेलों के प्रति ये जानकर प्रसन्न भी हुए होंगे कि जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। ना केवल ओलंपिक्स बल्कि पैरालंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीतने का काम किया है और आपने भी सदन के माध्यम से सबको बधाई देने का काम किया था। लेकिन इसकी नींव उससे कई वर्ष पहले रखी गई, चाहे वो मिशन ओलंपिक सेल बनाने की बात हो या टॉप स्कीम बनाने की बात हो। उसके माध्यम से हमारे एलीट खिलाड़ियों को देश भर से चुन के देश और विदेश में ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। लगभग 90 करोड़ रुपया उनके ट्रेनिंग पर ही, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस पर खर्च किया गया और ये कार्यक्रम को हम आगे भी चला रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि 2024 के ओलंपिक्स की भी हम तैयारी पहले से कर पाएँ और उसमें भी खिलाड़ियों को उसका बड़े रूप में हिस्सा रखा गया है। जहाँ तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
नॉर्थ ईस्ट की ओर, जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोविड के कारण जो पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री मनसुख भाई वसावा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन नंबर, माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन नंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। प्रश्न नंबर 3। माननीय मंत्री जी, सेवा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहाड़ों वनों में आज भी कई गांव ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां सड़कों की सुविधा वंचित है और अच्छी सड़कें नहीं होने की वजह से स्कूल बाजार जाने के लिए ग्रामीण जनों को काफ़ी तकलीफ पड़ती है। तो ऐसे वन क्षेत्रों और पहाड़ों में, दूर दराज क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई सड़कें बनाने का आयोजन है कि नहीं, ये मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना 1 और 2 और 3, जिसमें माननीय सदस्य ने पहाड़ी क्षेत्रों की बात रखी है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो प्रदेश से स्वीकृत होकर के सड़कें आती हैं उनको हम अनुमति देते हैं। विशेषता यह है कि मैदानी क्षेत्र में 500 की बसावट में, हिल एरिया में 250 की, और जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां 100 की आबादी में देते हैं। वहां से जो स्वीकृत होकर आती है हम उनको स्वीकृत देते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मुझे लग रहा है कि हम लोग इसी आधार पर काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना ये कई सड़कें मंजूर हो जाते हैं, लेकिन अनेक कारणों की वजह से वो समय मर्यादा पूर्ण नहीं होती। तो चयन प्रक्रिया में अगर थोड़ा चेंज किया जाए, चयन प्रक्रिया में संसद सभ्यों को शामिल किया जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी लोकसभा क्षेत्र में जो एमपी है उनके साथ परामर्श करने के बाद वो चयन प्रक्रिया की जाए। सांसद की सहमति से ही चयन होकर के आते हैं। मैडम माइक क्यों करे सीधा। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद की सहमति से ही स्वीकृत होकर के आती हैं और जहां सांसदों की स्वीकृति नहीं ली जा रही है, ऐसा कोई विषय है तो हम कार्रवाई करेंगे। श्री श्याम सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत खुश हूं कि पूरे सेशन में जब से चुन के आया हूं, ये पहली बार मेरा सवाल स्टार्ट क्वेश्चन में आया है और वो भी संयुक्त रूप से। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आप मुझे बधाई दें कि पहला सवाल मेरा आया है। ये आप मुझे 2 सप्लीमेंट्री पूछने की इजाज़त देंगे। मैं एक ही में बोल देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कें बन रही हैं उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत खराब है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि बिजनौर में एक सड़क पर नारियल फोड़ा गया तो नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई। तो
इसी तरह से मेरे भी क्षेत्र में कई बार कहने के बावजूद भी मैंने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है और सड़कों की हालत ठीक नहीं बन रही है, ठीक सड़कें गुणवत्ता में नहीं बन रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहली स्टेज में ये करें कि अगर कोई सड़क पर नारियल फोड़े तो नारियल भी फूटे, सड़क भी फूटे। आप प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य। अगली स्टेज में ऐसा करें कि नारियल फूटे और सड़क न टूटे। क्या आप जौनपुर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच नेशनल क्वालिटी मॉनिटर से करवाने की कृपा करेंगे? अगर मैं दरख्वास्त करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये सवाल से हट करके प्रश्न से हट करके फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारी गुणवत्ता के जांच के लिए क्वालिटी में पूछने में क्यों अटके प्रश्न? लैब भी है। प्रश्न बताओ ना आप। जांच कराएंगे, लिख करके देंगे। ऐसे मत करो आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ की सड़कें हो उसकी हम जांच करवाएंगे। यद्यपि जहाँ सड़क बनती है वहाँ लैब भी होता है, केंद्र की लैब होती है, प्रदेश की भी लैब होती है, और कोई सड़क की शिकायत है उसकी हम जांच करवाएंगे। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई। और मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये PMGSY का जो मॉनिटरिंग किया जाता है, अगर कोई स्टेट हमेशा अपना टारगेट मिस करते हैं, जैसे मेरा होम स्टेट असम 2017 से 2021 तक लगातार 4 साल ये टारगेट मिस कर रहा है, तो आप ये मॉनिटरिंग के बाद कोई स्टेट अगर ये टारगेट मिस करते हैं तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? ये जो मिस अनइम्प्लीमेंटेड रोड्स है, इसको आप कैरी ओवर करने के लिए परमिशन देते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, PMGSY 1, PMGSY 2 और PMGSY 3, जो 1 का कंप्लीशन का काम अब 2022 में खत्म होगा, लेकिन जो इन्होंने कहा PMGSY 2 में जितना काम राज्य सरकारों ने किया उसके 2.5 गुना हमने PMGSY 3 में दी, तो राज्यों को ही नुकसान इससे होता है। राज्य के लोग इस पर, राज्य के सांसद अपने राज्य के मंत्रियों से मिलें और विभाग से बात करें। श्रीमती हेमा मालिनी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हर गांव तक सड़क पहुंचाने का जो सपना था अटल जी का, वो सपना आज साकार हो रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इस योजना में गांव में रहने वाले लोगों, विशेषकर हमारे किसानों, उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूं इसके लिए। मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूं कि वर्तमान में न्यूनतम 5 किलोमीटर लंबाई की जो सड़कों के निर्माण का प्रावधान जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, जिसके कारण 5 किलोमीटर से कम दूरी के अत्यावश्यक मार्ग इस योजना के तहत नहीं बन पाते हैं। क्या सरकार योजना के तहत सड़क की न्यूनतम 5 किलोमीटर की लंबाई संबंधी प्रावधान को संशोधित कर कम करने 2.5 किलोमीटर पर विचार कर सकती है? मैं बताना चाहती हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र मथुरा के कई गांव मिनिमम 5 किलोमीटर के प्रावधान के कारण इस योजना से वंचित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 फेज में जो हमारी सड़कें ली गई हैं उसमें बाजार, विद्यालय, अस्पताल आदि को जोड़ने का है, लेकिन 5 किलोमीटर से अभी नीचे जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं। Sir, I would like to flag the attention of the concerned minister on the part B of the answer. Giriraj ji,
इधर गिरिराज जी, इधर देखिए गिरिराज जी। I would like to flag the attention of the Honorable Minister to the part D of this question, where it has been stated that at district level, Disha, headed by Honorable Member of Parliament, monitors the implementation of various schemes of Government of India, including PMJSY. मंत्री जी, मैं 2012 साल से ये दिशा कमेटी की चेयरमैन बने हुए हैं, लेकिन सारे पेपर में है, सारे लेटर में है, स्पिरिट में नहीं है। आज तक मतलब 2012 साल से आज 2021 साल तक एक भी दिशा कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। अपराध मेरा ये है, कसूर मेरा ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी की एमपी हूँ, इसलिए पिछले इतने वर्षों से एक बार भी ये दिशा कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई जिसमें मैं शिरकत कर सके और चेयरमैन की पद की गरिमा बना सके। आई फील आई हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम हैविंग द लेजिटिमेट। Have your answer on my question. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधीर रंजन जी के पीड़ा से और उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं कि एक पुराने सांसद हैं और दिशा की बैठक अगर बंगाल के अंदर नहीं हुआ है, ये ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं की है या पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं की है। हम उस पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है और आगे भी मुझे एक पत्र ये दें जो संसद के अंदर मैं इस कार्रवाई के तहत राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए लिखूंगा। विनायक राव जी। अध्यक्ष महोदय, अभी PMJSY फेज 3 चल रहा है। फेज 1 और फेज 2 काफी उसमें सहूलियत आपने दी थी मंत्री महोदय जी, लेकिन फेज 3 में जैसे हेमा मालिनी जी ने जो कहा कि 5 किलोमीटर की जो कंडीशन है उसमें आपको फिर एक बार सोचने की आवश्यकता है। और साथ साथ में अध्यक्ष महोदय मेरी विनंती है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में 250 की आबादी को ये रास्ता मिल रहा है, वैसा वेस्टर्न घाट के पहाड़ी एरिया के जो गांव बसे हैं वहां भी 250 की सहूलियत होने की आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय ये दो विषय के ऊपर कुछ निर्णय लेने की व्यवस्था करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय राव साहब ने जो विषय उठाया है, प्रथम में कनेक्टिविटी था, सेकंड में उसको अपग्रेड किए, थर्ड में यूटिलिटी को और बढ़ाया। जो रोड थ्रो की बात करते हैं, जहां स्कूल हो, कॉलेज हो, ब्लॉक हो, बाजार हाट हो, हॉस्पिटल हो, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जन समुदाय के सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। रूडी जी शॉर्ट में, लेकिन आप लंबा पूछते हो, शॉर्ट में क्वेश्चन। मैं तो बैकवर्ड राज्य का एक बैकवर्ड हूँ शॉर्ट में पूछो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में फेज 3 में आपने 6162 किलोमीटर की स्वीकृति दी है। इस बैकवर्ड राज्य को, जिसको देश भर में लोग आज बैकवर्ड कर रहे हैं और मैं भी उसी श्रेणी में आजकल आ रहा हूं, तो 6162 किलोमीटर में स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास कितना प्रस्ताव आ चुका है और कितना स्वीकृति दिया जा चुका है? वैसे तो इस पर्सन का भाग नहीं है, मैं लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है, वरिष्ठ हैं, 1300 किलोमीटर सड़कों का स्वीकृति हमने की है और मेरे पास नहीं। सुभाष बेड़िया जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांवों को जोड़ने का जो है वो 2001 की आबादी के हिसाब से 500 है, जबकि 2011 की आबादी का सेंसस हो गया, उसमें भी काफ़ी गांव 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके साथ साथ 2001 से उसके बाद जो राजस्व गांव घोषित हुए हैं और जिनकी आबादी 500 है,
उनको कब जोड़ने का इरादा रखते हैं मंत्री जी स्कीम में? क्यों दूसरी तीसरी स्कीम में ये प्रावधान नहीं है गाँव को जोड़ने का, लेकिन जिनकी आबादी 500 हो चुकी है अभी, उनको कब जोड़ा जाएगा? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, फेज 1 मैं फिर कह रहा हूं कनेक्टिविटी का था, फेज 2 अपग्रेडेशन का, और फेज 3 में भी हम अपग्रेडेशन को ही लिया हूं। ये 2025 तक पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 श्री रमेश चंद्र मांझी। सर, क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री जी। एक विवरण सभा पटल पर रख दी गया है। सर, माननीय मंत्री जी ने बोले हैं कि भारत में 237 जो एकेडमी है, एक्रीडिएटेड एकेडमी है, उसमें 8 एकेडमी उड़ीसा में है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर चुके हैं। आपको पता होगा 2018 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हो चुका है और भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल भी बोलते हैं। और भारत के उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो नेशनल एक टीम को स्पॉन्सर कर रहा है और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, एक वेन्यू बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में होगा। इसमें 120 करोड़ उड़ीसा गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री को कि खेलो इंडिया में कितने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और उड़ीसा के कितना खिलाड़ी इस बारे में उनको मिला है? धन्यवाद स्पीकर महोदय। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा है और विशेष रूप से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है, उसमें भारत का झंडा को और ऊंचा लहराया है भारतीय दल ने। और जिस राज्य ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसमें उड़ीसा भी ऐसा राज्य है जिनका हॉकी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। महोदय, माननीय सांसद जी को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 2964 एथलीट को खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है और इसमें उड़ीसा के कुल 56 एथलीट्स हैं, जिसमें 39 महिलाएं और 17 पुरुष एथलीट्स हैं। इन सभी खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप से दिया जाते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है। खेलो इंडिया के तहत उड़ीसा के लिए कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को सूचना के लिए ये बताना चाहूँगा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उड़ीसा में खेल की विकास के लिए अब तक 28 करोड़ की लागत वाले 4 प्रोजेक्ट स्वीकृत की जा चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एट कलिंगा स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर 8 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल एट पुरी 7.5 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बौद्ध 5 करोड़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल एट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बुरला 7.5 करोड़। इनमें से स्विमिंग पूल वाला जो काम है ये पूरा हो चुका है। बाकी 3 प्रोजेक्ट का ऊपर भी काफ़ी जो है काम हो चुका है और सारे जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्द ही पूरा जाने का हम उम्मीद करते हैं। श्रीमती लाकेट चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। আমি জানতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের স্পোর্টস নিয়ে, আমাদের ইয়ুথদের নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে, যেভাবে দেশে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের স্পোর্টস এবং ইয়ুথ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে যেভাবে আমাদের ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে,
আমরা চাই যে तो नोटिस পশ্চিমবঙ্গে देना चाहिए उनको ट्रांसलेट। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কি পরিকল্পনা হচ্ছে সেটা নিয়ে যদি মন্ত্রণালয় কিছু বলেন। ধন্যবাদ। एक मिनट माननीय सदस्य, आप आपकी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नोटिस दे दें पहले, ताकि सब लोग सुन लें। और एक बार बोलना होगा सर। अब नहीं बोलना, अब आपका वक्त गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी में भी दे देता हूं और इनका मतलब मेरा मातृभाषा बांग्ला में भी मैं दे देता हूं। माननीय सदस्य जी ने मुझे दिक्कत नहीं, मैं सभी भाषा में अलाउ करता हूं, गुजराती में, बंगाली में, पंजाबी, जिसमें देना चाहे 22 भाषा में बोल सकते हो, नोटिस दे दें बस। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, মাননীয় সংসদ মহোদয় যে প্রশ্ন করেছে তার উত্তর দিচ্ছি। কিছুদিন আগেই গত 2021 সেপ্টেম্বরে সমস্ত রাজ্যের যারা ক্রীড়ামন্ত্রী আছে তাদেরকে নিয়ে सभी जो खेल मंत्री हैं सारे स्टेट्स का, उनके साथ एक वर्चुअल बैठक किया गया था और उसमें माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ने उन लोगों को सामने प्रस्ताव रखा था कि आप लोगों का क्या सुझाव है, किस तरह से हम लोग आगे जाके हर एक राज्यों में खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम कैसे डेवलप कर सके, इसका सुझाव उन्होंने मांगा था। और उसके तहत 30 सितंबर, 30 सितंबर और अक्टूबर का 4 तारीख भी हर एक राज्य की जो खेल मंत्री है उनका मंत्रालय में एक पत्र प्रेरण किया गया है कि आपका मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है और आगे जाके आप अपना स्टेट का डेवलपमेंट के लिए आपका प्रपोजल क्या है वो आप भेजिए। लेकिन दुख की बात यह है महोदय, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए और पूरा देश में खेल प्रतिभाओं को विश्व पटल पर भारत की जो छवि है उसको अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसमें हर राज्य से, लगभग हर राज्य से ये जो फॉर्मेट है ये हम लोग अभी तक मिल चुका है, हर राज्य भेज चुका है, लगभग सभी राज्यों ने भेज चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि वेस्ट बंगाल से अभी तक कोई भी डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल आज तक नहीं आया है। महोदय, मैं ये आशा रखता हूं कि बहुत जल्द ही बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल से भी डेवलपमेंट का प्रपोजल आएगा और ये आशा मैं इसलिए रखता हूं कि कभी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो भी कभी खेल मंत्री रहा है, तो स्वाभाविक है कि वेस्ट बंगाल में भी खेल का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ये आशा रखते हैं। बेनी बहनन। Nowadays, the youth are more attracted to the sports field. After that last Olympics, a new spirit and enthusiasm. अच्छा है, संसद भी इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा कर रही है। A new spirit and enthusiasm is developing the youth's mind. So we have to encourage the spirit of the youth. For that, we have to start more sports academy and sports university. There is a long pending demand from Kerala for a new sports university in Kerala. And I think we are eligible for that because the Kerala youths are in front of all the track and field and games in the national level. So whether the government will start to take steps to start a new sports university in Kerala. भारतीय युवा को विश्व की दरबार में और आगे ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, हमने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेल की क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो और चाहे वो ये अगर हम लोग संसद को देखें, ये सदन को देखें, तो पता चलता है कि उनका क्या लक्ष्य है। और आदरणीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है कि केरल में भी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसका करने का इच्छा है या नहीं, अभी तक स्टेट से ऐसा प्रपोजल हम लोगों के पास आया नहीं। अगर प्रपोजल आएगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से खेल के प्रति हम लोगों का जो खेल प्रतिभा को
आगे ले जाने का जो हम लोगों का इरादा है, इस सरकार का इरादा है, बिल्कुल हम लोग इस इरादा पे ही डटे रहेंगे। माननीय सदस्यगण, बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप कोई भी सदस्य कॉल अटेंशन लगा दो, मैं इसके लिए अलाउ कर दूंगा। मंत्री जी भी तैयार हैं। एक घंटे की इस पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि आपके इतने नंबर क्वेश्चन ओवर में सभी मान्य सदस्यों का नंबर आप कॉल अटेंशन दे दें, उसमें 1 घंटे की चर्चा करा देंगे। ओजला जी। हेलो, थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अमृतसर जैसे हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बहुत क्रिकेट, जिम्नास्टिक में, एथलेटिक में, ओलंपिक में, पैरालंपिक में और एशिया में गोल्ड मेडल जीते भी हैं। और अभी जो हॉकी का आपने जिक्र किया है, वो सबसे ज़्यादा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर हैं उसमें जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई नई स्पोर्ट्स अकेडमी आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अमृतसर को देने का प्रावधान बना सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरत है, वहाँ नशे की लत से लोग मर रहे हैं और उनमें पोटेंशियल है। वो हमेशा ही, चाहे जंग देश के लिए हो, दुश्मन से हो, वो हमेशा ही सबसे आगे जाते हैं। वो इसमें भी आपको, देश को और अमृतसर को लाभ हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक बॉर्डर क्षेत्र की बात कही, गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर भी और हरमंदिर साहब भी अगर हम कहें तो, लेकिन साथ ही साथ खेलों में भी पंजाब का बड़ा योगदान रहा है। एक लंबा समय आतंकवाद का दौर भी पंजाब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के युवाओं ने आगे आकर खेलों को बढ़ावा दिया। विशेष तौर पर हॉकी के क्षेत्र में देखा जाए तो पंजाब के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान भी है। और जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने कहा कि नशे से मुक्ति पाने के लिए 2017 का जब चुनाव हुआ तो उससे पहले यही वहाँ पर कहा गया था कि नशा मुक्त पंजाब करेंगे। मुझे लगता है पिछले 4.5 वर्षों में उस दिशा में कुछ कदम जरूर निश्चित तौर पर राज्य की सरकार ने उठाए होंगे ताकि युवाओं को नशे से मुक्त किया जा सके। जहाँ तक खेलों की बात है, मुख्यतः ये राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही इसमें बड़ी भूमिका निभानी है, लेकिन इसको और एम्प्लीफाई करने के लिए केंद्र सरकार अपनी अलग अलग नीतियों के माध्यम से इसमें योगदान देती है। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की माननीय अध्यक्ष की बात करूं तो अक्रेडिटेड एकेडमीज़ की बात, एक लंबी सूची है जहां अमृतसर से लेके रोपड़, मोहाली, बठिंडा, संगरूर सबकी सूची भी है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट खेलों के अमृतसर के लिए देंगे उसकी सूची भी माननीय सदस्य को दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125 श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। क्वेश्चन संख्या 125। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर, जो देश में ड्रग्स का उत्पादन बढ़ रहा है तेजी से, और चिंताजनक बात यह है कि स्कूल और कॉलेज जैसी संस्थानों में भी ड्रग्स का उत्पादन बढ़ रहा है। इसके बारे में मैंने प्रश्न पूछा था और सरकार ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है और उसने अपने जवाब में बताया कि 1.25 करोड़ युवाओं तक वो इस नशा मुक्ति अभियान में पहुंची है। 27 लाख से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को उन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। 27,000 शिक्षा संस्थानों को उन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। मैं इससे आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी ड्रग एक अपना ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो चाहे LSD, MDMA, GHB, मेफिड्रॉन, अलग अलग नामों से ड्रग्स आ रही है। इसके चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, उनके बच्चे हों, चाहे वो सड़कों पर जो हम रेड लाइट पर भिखारी देखते हैं उनके बच्चे हों, ये सभी लोग ड्रग्स में पूरी तरीके से लिप्त हैं। आजकल तो अगर बच्चे अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स भी पहले पूछते हैं कि स्कूलों में और कॉलेज में कितना ड्रग्स का उत्पादन है, कितने बच्चे ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा में अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 300 से ज़्यादा नेशनल फॉरेन को अभी डिपोर्ट किया है जो ये ड्रग्स के धंधे में लिप्त थे। एक तरफ तो दिल्ली सरकार ढिंढोरा पीटती है कि उन्होंने अपनी संस्थानों को, शिक्षा संस्थानों को बहुत अच्छा किया है,
प्रश्न और ये दूसरी तरफ जो हमारे ये जो अपना स्ट्रीट बैगर्स है, इनके बच्चों को वो मरने के लिए छोड़ देती है। ये बच्चे इंजेक्शन यूज करते हैं, इससे HIV का और हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ता है। प्रश्न क्या है ये पूछे मेरा आपने। मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है? ठीक है। दिल्ली सरकार कोई अभियान इसके ऊपर नहीं चला पा रही मंत्री जी, आप है सेकंड और पूछे दिल्ली ना। सरकार ने कितनी रुचि दिखाई है? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसमें आप दोनों पहले तय करके आए हो, करोगे जवाब कौन देगा? आप भी खड़े होगे, आप भी खड़े होगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही संवेदनशील विषय उठाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 2018 के पहले इस संबंध में कोई भी सर्वे नहीं किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए। 272 जिलों को और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया, जिसमें से 100 जिलों को और आने वाले समय में संवेदनशील बनाने के लिए अगले 2022 में और हम लोग लक्ष्य लेकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न किया गया दिल्ली के संबंध में, मैं दिल्ली के संबंध में बताना चाहता हूं कि जो विशेष रूप से दिल्ली सरकार से सहयोग की जो बात की गई, भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग के परिणाम पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जैसा मैंने बताया कि 2019 के अनुसार 10 से 17 साल की दिल्ली के आयु वर्ग के 4,93,600 बच्चे, जिनमें सड़क पर रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, विभिन्न तरह की और नशे की दवाओं के आदी हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से निपटने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए कार्य योजना बनाई, जिसमें NAPDDR जो मादक और मन प्रभावी पदार्थों की मांग को कम करने के लिए एक सतत और समन्वित कार्रवाई लगातार कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों की पहचान सबसे कमजोर जिले के रूप में की गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय समुदाय आधारित पीयर लैंड इंटरवेंशन के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है, जो प्रशिक्षित सहकर्मी शिक्षकों के नेतृत्व में प्रारंभिक रोकथाम शिक्षा प्रदान करता है। माननीय सदस्य सर, चाहे कोई भी नशा है, शराब का, ड्रग्स का या इंजेक्शन का, दिल्ली पूरे देश में टॉप 5 राज्यों में से एक अपना स्थान रखती है और ये नशा दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। मेरा और सरकार, दिल्ली सरकार इससे ऊपर अभी नए 824 नए ठेके खोल रही है शराब के, अपना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। चाहे जो हमारी नेशनल एवरेज है, अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो हमारा नेशनल एवरेज है 1% और दिल्ली का एवरेज है 4%। अगर मैं इनहेलेंट्स की बात करूं तो नेशनल एवरेज है 1.1% और दिल्ली का एवरेज है 8%। दिल्ली में 25% जनसंख्या वो शराब पर निर्भर है। दिल्ली में 4% लोग अपना ड्रग्स को यूज़ करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने सूर्योदय एक केंद्र खोलने की घोषणा करी है 2021 में। 7 साल में कुछ नहीं किया, मगर केंद्र की घोषणा भी केवल घोषणा है, इसके नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, नशा मुक्ति अभियान में वो दिल्ली की कैसे मदद कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही तो वो कुछ आगे होकर हमारी राष्ट्रीय राजधानी को बचाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष रूप से जो प्रश्न किया गया है, मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई और इस कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को भी सहायता प्रदान की गई, जिसमें NAPDDR के तहत 4.84 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिए 2.51 करोड़ रुपए
और 2019-20 के लिए 2.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। मंत्रालय दिल्ली में नशा करने वालों के लिए 9 एकीकृत पुनर्वास केंद्र, 9 आउटरीच ड्रॉप इन केंद्र, 7 सामुदायिक पीयर एंड इंटरवेंशन और 2 व्यसन उपचार सुविधाओं को भी सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में मंत्रालय ने नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने वाले एनजीओ को 13.85 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक हस्तक्षेप के अलावा नशा मुक्ति और परामर्श सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को भी जियो टैग किया गया है और नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1446 आवश्यक प्राथमिक परामर्श के साथ साथ 24/7 कॉल करने वालों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करती है। दिल्ली राज्य में सभी 11 जिलों में मंत्रालय के द्वारा संचालित और समर्थित 25 संस्थान हैं। देश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां नशा मुक्ति इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सरकार का मौजूदा फोकस उन जिलों पर है जहां नशा मुक्ति की कोई सुविधा नहीं है। अगले 5 वर्षों में 290 जिलों को नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है। आप शॉर्ट में सवाल पूछो और शॉर्ट में जवाब दे दो, 2 लाइन के अंदर। दयानिधि मारन जी, आपको माननीय सदस्य में सवाल पूछने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन आइंदा बेटे टिप्पणी मत करना। You can trust me, sir. हाँ। Sir, I'm happy to see the answer given by the minister, sir. The ministry has taken a nice attitude of considering children who are using drugs as not culprits, but as victims. So since the Home Minister is here, I can't miss that opportunity. But the same NCB, which comes under the Home Ministry, looks the other way around, sir. They want to make a sensation of small incident, even if the person is drug used or not, of making a child get arrested, getting publicity. So this is sending a wrong message. And I also want to like to know, sir, can you give a state-wise, because you did a survey, the survey should be complete if you give a state-wise number. And as I have said, Punjab, Uttar Pradesh are considered to be the top of drug-using states. This will be useful for us academically and also to realize how to भेज go देना forward. माननीय मंत्री जी इनको, ठीक है? अनुभव मोती भेज देना इनको, खड़े होके बोल दो ना, भेज दूंगा मैं। माननीय सभापति महोदय, जो विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य के द्वारा मांगी गई है, मैं उनको लिखित रूप से उपलब्ध करा दूंगा। श्री अनुभव मोती जी। Thank you so much, sir. Sir, World Health Organization has classified drug addiction or substance use disorder as a chronic disease, brain disease, sir, since it has a cause and therefore can be treated and prevented also. Amongst children, one of the most common preventable causes is emotional child abuse due to parental alienation. In fact, data from other countries state that these emotionally abused or alienated children are 7 to 10 times more likely to become addicts. And as I mentioned earlier in this August House, sir, in my earlier speeches, parental alienation has become a silent epidemic in India, with 1.5 crore children impacted by it in India today. Therefore, my question to Honorable Minister through you, sir, is the ministry collecting data about what percentage of children suffering from substance use disorder come from single parent families wherein they have been alienated from one parent, and what steps is the ministry taking in preventing substance abuse by raising awareness about parental alienation amongst the general pollution, rehabilitation centers and judiciary? Thank you so much, sir. माननीय मंत्री जी। हमारे नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत 272 डिस्ट्रिक्टों में उसका अभियान चला रहे हैं हम लोग, जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो का सहायता भी हम लोगों ने लिया है, जिसमें 8000 के ऊपर स्वयंसेवी को हम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देके जो बच्चों को उसी से उबारने के लिए, उसको जागरूकता फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस नशा मुक्ति केंद्र भी हमारी है, जिससे देश में 540 नशा मुक्ति केंद्र जैसे। बहुत अच्छा जवाब दे रही है माननीय मंत्री जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए उनको। जैसे इसी अभियान के तहत हम जो अपने बच्चों के बारे में बताया, 10 से 17 साल की उम्र का जो बच्चे हैं, उसमें हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है। जो माननीय मंत्री जी ने बोला है 2018 के पहले उसका कोई सर्वे नहीं हुआ,
इससे नेशनल सर्वे हुआ, उस सर्वे को हम लोगों ने 2019 में उसको पब्लिश किया, जिसमें 10 से 17 साल की आयु के जो बच्चे हैं उसके कैनबिस का जो यूज़ किया है ना 13.1% है, जिसमें 6.4% भांग का भी उसको उपयोग करने वाला छात्र भी शामिल है। ओपियोइड्स 5% है सारा देश में, सेडेटिव 2.1% है और इनहेलेंट जो है ना लेते हैं वो 3.2% है। उसको निपटने के लिए व्यापक तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे 8000 स्वयंसेवी बच्चों ने काम कर रहे हैं, जिसमें 1.27 करोड़ लोगों से हम लोगों ने संपर्क में किया है, जिसके तहत हम लोगों ने एनसीसी है, एनएसएस है और युवा मंडली एनजीओ को लेके हम एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें 44 लाख लोगों को, युवाओं को हम लोगों ने उसमें भाग लिया है। उसके अलावा जैसे 27,000 जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको साथ काम करके देश में 19 लाख लोगों को साथ हम लोगों ने क्विज कंपटीशन हो, उसका डिबेट हो, उसका विभिन्न प्रतियोगिता में हम लोगों ने भाग लिया है। ऐसा 29 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया है। जैसे हम जानते हैं सोशल मीडिया अप टू अवेयरनेस, बहुत अच्छा I'll be obliged, sir. क्योंकि बहुत मेरे अच्छा सवाल का जवाब जवाब देनी ये नहीं है, चाहिए। सर। जो माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैडम। अगर लिखित रूप से भी मिल जाए तो I'll be obliged. आप हमारे ऑफिस में आइए, आपसे हम मैं आऊंगा जरूर, लिखित रूप से आंसर दीजिए। उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 126 श्री केसी नेनी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 126 सर। अन्य सदस्य। Sir, sanitation and waste management workers have long been marginalized across the country, sir. The COVID pandemic magnified the occupational and health hazards that they are already facing, as many of them work with limited protection and they do not even have formal guidance or support. They had limited access to personal protective equipment, PPE kits, sir, and inadequate hand wash and cleaning facilities. Sir, there is a clear need for sanitation workers to receive immediate support to enable them to cope up with the heightened risks as the pandemic continues and beyond, sir. Sir, I would like to know from the Minister the measures taken to improve the working and living conditions of sanitation workers and to address the deep-rooted structural inequalities that they have relegated them to the margins of the society, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, सेफ्टी टैंक में जो काम करते हैं, ऐसे जो कामगार है उन लोगों को मतलब जो सभी सुविधा है, ये सभी सुविधा देने के बाद भी उनको सेफ्टी टैंक में उतारने का कानून बनाया है। 2013 में धारा 21G का जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक अगर कोई इसी तरह का उनको सामान नहीं देते हैं तो उनको मतलब सज़ा भी है, उनको मतलब फाइन भी है और इसीलिए मतलब उनको पूरी सुविधा दे देनी चाहिए। इसी तरह का मतलब कानून भी है और हमारे मंत्रालय का पूरा आदेश भी है। प्रश्नकाल समाप्त।